हथियारों के विकास ने दुनिया की सबसे विनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों को जन्म दिया है, जिनकी क्षमता की व्याख्या करना मुश्किल है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन अद्भुत मिसाइलों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाना अपना मिशन बना लिया है। अपनी नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क स्टार के साथ अमेरिका ने मिसाइल खेल को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसकी अद्भुत क्षमताएं ईरान की दुर्जय मिसाइल फाटा 1 से भी ज्यादा हैं। डार्क स्टार को क्या अलग बनाता है? क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें किसी भी रक्षा प्रणाली द्वारा निशाना बनाया जा सकता है? हमारे साथ जुड़ें और जानें अमेरिका की नई डार्क स्टार की उन खूबियों के बारे में जिन्हें कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल मात नहीं दे सकती। हाइपरसोनिक हथियार पिछले कुछ दशकों में सैन्य तकनीक में हुई अभूतपूर्व प्रगति के प्रमाण हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हथियार मैक 5 से भी ज्यादा की गति से यात्रा करने में सक्षम है, जो ध्वनि की गति से 25 गुना ज्यादा है। 1 से 5 मील प्रति सेकंड के बराबर की यह गति सीमा हाइपरसोनिक हथियारों को सबसोनिक और सुपरसोनिक हथियारों से अलग बनाती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने का पहला प्रयास रूसियों ने किया था। उन्होंने 1980 के दशक में हाइपरसोनिक हथियार तकनीक पर शोध शुरू किया था और हाल ही में देश में कुछ परीक्षण किए गए थे, जैसा कि 22 मार्च 2002 को VOA न्यूज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है। रूस युद्ध के दौरान हाइपरसोनिक हथियार तैनात करने वाला पहला देश बन गया है। और मार्च 2019 में उसने यूक्रेन में एक लक्ष्य पर कम से कम एक मिसाइल दागी थी। यूक्रेन के खिलाफ तैनात की गई इस मिसाइल की पहचान किंजल मिसाइल के रूप में हुई है और इसे एक सैन्य विमान से दागा गया था। इसके अलावा रूस ने अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और सिरकोन नामक जहाज से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल के विकास की जानकारी होने का दावा किया है। यह कहना सही होगा कि इन घातक हथियारों का विकास वास्तव में रूस ने ही शुरू किया था। आइए इस पहली मिसाइल की कुछ विशेषताओं पर नजर डालें। केट 47 M2 किंजल, जिसे डैगर के नाम से भी जाना जाता है, एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस ने विकसित किया है। जैसा कि पहले बताया गया है, इस हथियार की अनुमानित मारक क्षमता 480 किलोमीटर है और इसकी गति मैक 10 की अविश्वसनीय है। यह मिसाइल पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे Tu-22M3 बमवर्षक या मिग-33 के इंटरसेप्टर जैसे बमवर्षकों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन में संघर्ष के बाद किंजल को प्रक्षेपित करने के लिए Su-34 विमान के संशोधित और उन्नत संस्करण का उपयोग किया गया है। यह पहली बार है जब किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग या विकास किया जाएगा। किंजल का डिजाइन पुरानी जमीन से दागी जाने वाली इस्कंदर मिसाइल जैसा ही है, लेकिन दोनों में एक अनोखा अंतर यह है कि किंजल को हवा में दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। IG में स्थिर और गतिशील दोनों तरह की वस्तुओं को निशाना बनाने की क्षमता है, जिसमें विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। अपनी सुपर क्रूज क्षमताओं के कारण यह हल्की और धीमी क्रूज मिसाइल की तुलना में लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से भेद सकती है। रूस द्वारा किंजल की हाइपरसोनिक विशेषता पर जोर दिए जाने और इसे एक नए और उन्नत डिजाइन के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद यह उच्च गति पर मानक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक पर निर्भर है और इस मिसाइल का हाइपरसोनिक पहलू कोई अनोखी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अन्य पुरानी मिसाइलों में भी ऐसी ही विशेषताएं हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा रडार सिस्टम इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त उन्नत और सक्षम नहीं है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी कहा कि रूसी मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अंततः हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास रूस से आगे बढ़कर ईरान में भी जारी रहा। 6 जून 2030 को ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया और राष्ट्रपति इस अनावरण समारोह में उपस्थित थे। यह विकास ईरान की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा और साथ ही प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए देश की सैन्य शक्ति का प्रमाण भी है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 15 है, जो किंजल और अब तक विकसित की गई किसी भी अन्य मिसाइल से कहीं अधिक है। फयातेह इस अधिकतम गति को वायु श्वास स्क्रैमजेट इंजनों की बदौलत प्राप्त कर सका, जो नियमित इंजनों से उन्नत थे। स्क्रैमजेट इंजन बिना किसी गतिशील भाग के सुपरसोनिक वायु धारा में ईंधन जलाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग बनाने वाली बात यह है कि हालांकि दोनों हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती हैं, लेकिन ICBM एक पूर्वानुमानित पैटर्न में यात्रा करती है, जिसका इंटरसेप्टर आसानी से अनुमान लगा सकता है। पिछले कई वर्षों से केवल चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इतने सटीक, प्रभावी और वैध हथियार बनाने में निवेश किया है। लेकिन अब ईरान भी अपनी मैक 15 मिसाइल के साथ उनके साथ शामिल हो गया है और यह बेहद चिंताजनक समय पर हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ईरान की अपनी परमाणु
हथियार योजनाओं को फिर से शुरू करने की मंशा को लेकर बढ़ती चिंता व्यक्त कर रहा है। इजराइल, जो ईरान के परमाणु हथियारों का संभावित निशाना है, ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान को ऐसे हथियार कभी नहीं रखने देगा। इजराइल के आर्थिक मंत्री ने घोषणा की है और ईरानियों को गहरी चिंता और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्री के अनुसार अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर पहुंच जाता है तो तनाव बढ़ना तय है। फिर भी ईरान उस सीमा तक पहुंचता दिख रहा है क्योंकि देश में हथियार योग्य यूरेनियम के अंश पाए गए हैं। फिर भी ईरान ने अपने सरकारी दूरसंचार माध्यमों से कहा है कि फतह अपने थ्रस्ट वेक्टरिंग रियर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की सबसे उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों, जिनमें इजराइल की विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम भी शामिल है, को भी मात दे सकता है। ईरान ने यह भी दावा किया था कि यह मिसाइल इजराइल पर 7 मिनट से भी कम समय में हमला कर सकती है। इजराइल की सुरक्षा के इन संदर्भों से फतह के साथ ईरान के विकास का इरादा बिल्कुल साफ जाहिर है। अगर यह परमाणु हथियारों पर आधारित युद्ध से जुड़ा नहीं है तो हो सकता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच मौजूदा संघर्ष ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन ईरान की धमकी के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अजेय हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क स्टार से जवाब दिया है। अमेरिकी RQ-3 डार्क स्टार ने हथियारों की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह मिसाइल, जिसे टियर 3 भी कहा जाता है, एक प्रकार की मानव रहित उड़ान मशीन है। इसकी पहली उड़ान 29 मार्च 1930 को हुई थी। हालांकि रक्षा विभाग ने 1990 में इस परियोजना को बंद करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता चला कि यह यूएवी अच्छी तरह से उड़ान नहीं भर रहा था और लागत और प्रदर्शन के मामले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। इसे एक उच्च ऊंचाई वाले टिकाऊ यूएवी के रूप में विकसित किया गया था और इसमें स्टील्थ विमानों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। यह विशेषता इसे भारी सुरक्षा वाले विमानों में संचालित करने की अनुमति देती है, जबकि RQ-4 केवल तभी संचालित हो सकता था जब हवाई वर्चस्व सुनिश्चित हो। डार्क स्टार को पूरी तरह से स्वायत्त बनाया गया है, यानी यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी गतिविधियां कर सकता है। हालांकि अपनी स्वायत्त विशेषताओं के बावजूद मानव संचालक रेडियो या उपग्रह रिले का उपयोग करके यूएवी की उड़ान योजना और सेंसर दिशा को समायोजित कर सकते हैं। यह यूएवी एक ऑप्टिकल सेंसर से लैस है और हवा में रहते हुए उपग्रह को डिजिटल जानकारी प्रेषित कर सकता है। यह एकल वायु पुनर्श्वास जेट इंजन द्वारा संचालित है। कुछ अपुष्ट स्रोतों का दावा है कि इसमें विलियम्स रोल्स रॉयस FJ44-1A टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। R का अर्थ रक्षा विभाग में टोही है और Q का अर्थ मानव रहित विमान प्रणाली है। 3 यह दर्शाता है कि यह विशेष रूप से निर्मित मानव रहित टोही विमान प्रणालियों की श्रृंखला में तीसरा है। हालांकि RQ-3 कार्यक्रम 28 जनवरी 1990 को समाप्त हो गया था, लेकिन जुलाई 2003 में एविएशन वीक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इस यूएवी के एक संस्करण का इस्तेमाल 2003 में इराक पर आक्रमण में किया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक और हाइपरसोनिक मानव रहित विमान ब्लैकबर्ड है, जिसे SR-72 के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे दुश्मनों की सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही है, अमेरिका को एक बार फिर 1960 के दशक के SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे अजेय विमान की जरूरत महसूस हो रही है। यहीं पर ब्लैकबर्ड का बेटा SR-72 काम आता है। लॉकहीड मार्टिन ने 2013 में इसे SR-71 के उत्तराधिकारी के रूप में निजी तौर पर प्रस्तावित किया था। SR-72 को इतिहास का सबसे नया और सबसे अदम्य अमेरिकी विमान बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के आगमन के साथ SR-72 SR-71 के विपरीत बंदूकों, बमों, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों, लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों और टोही और निगरानी में सक्षम वफादार विंगमैन ड्रोन जैसे हथियारों से अपनी रक्षा कर सकेगा। अपने पूर्ववर्ती इस लड़ाकू विमान की तरह इस विमान में भी सबसे बुद्धिमान सेंसर और उच्चतम गुणवत्ता वाले कैमरे होंगे, जो हर शॉट में 100 मील की दूरी तय करने वाली तस्वीरें ले सकेंगे। स्टील्थ एक ऐसी प्रगति है जो लड़ाकू विमानों की एक पीढ़ी पहले ही सामने आई थी, लेकिन यह अब भी मौजूद है। वायुसेना की बैनल अधिग्रहण रिपोर्ट, जो वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 को कवर करती है, के अनुसार NAD लड़ाकू विमान अपनी स्टील्थ विशेषताओं को अधिकतम करेगा क्योंकि इसका आकार कुल मिलाकर त्रिकोणीय होगा। ये अपने पेलोड को अंदर ही रखेगा और इसमें कोई अलग टेल सेक्शन नहीं होगा, जिसे वर्टिकल स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। यह इतिहास का पहला ऐसा लड़ाकू विमान है
जिसका डिजाइन इतना क्रांतिकारी है। B2 में सक्रिय प्रवाह नियंत्रण की अवधारणा के आने से पहले तक विमान को हवा में बनाए रखने के लिए वर्टिकल स्टेबलाइजर की हमेशा से जरूरत रही थी। सक्रिय प्रवाह नियंत्रण विमान में मौजूद कंप्यूटर दिमाग का इस्तेमाल करके विमान को हवा में बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर के प्रवाह को लगातार समायोजित करता है, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी उड़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि विमान में उच्च स्तरीय स्टील्थ क्षमता होती है और खैर, इसकी कीमत जेब पर भारी नहीं पड़ती। यह कुछ हद तक इस बात को सही ठहराता है कि B2 की कीमत $2 अरब क्यों थी। नासा ने SR-72 के विकास में $8 अरब का भारी भरकम निवेश क्यों किया, और कांग्रेस ने 1 दशक से भी कम समय में वायुसेना के NAD कार्यक्रम के लिए $8 अरब से ज्यादा का बजट क्यों रखा। NAD लड़ाकू विमान के रूप में इस हाइपरसोनिक UAV का आसपास का क्षेत्र मीलों तक फैला होगा, क्योंकि यह दसियों मील दूर से ही लक्ष्यों, मित्र देशों और महत्वपूर्ण स्थानों को देख सकेगा। इसे संभव बनाने वाले सेंसर अधिकतम कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और इस प्रकार बेड़े के प्रत्येक सदस्य के साथ अपना डेटा साझा करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वे छठी पीढ़ी के हों या नहीं। और अमेरिका के प्रत्येक सदस्य को वास्तविक समय में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं। अमेरिका विमानों पर लगे रडारों को हटाकर विमान के धड़ में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉन्फ़िगर की गई स्मार्ट स्किन्स का उपयोग करेगा। इससे सेंसर की संवेदनशीलता में वृद्धि होगी, साथ ही नेटवर्क अनुकूलनशीलता भी बढ़ेगी। यह बेड़े में संचार में भी मदद करता है और अंततः रिमोट कंट्रोल को बेहतर बनाता है। ओपन आर्किटेक्चर वाले लेजर हथियार जो सटीकता से लक्ष्य को भेद सकते हैं, उच्च प्रदर्शन वाली तोपों, मिसाइलों, सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक उड़ान में सक्षम AETP इंजनों का मिश्रण, जिसके विकास पर $6 अरब से ज्यादा की लागत आई है। वफादार विंगमैन, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिवाद, एवियोनिक्स और संचार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी इस लड़ाकू विमान से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन प्रगतियों के बावजूद दशकों के इतिहास ने अमेरिका को सिखाया है कि किसी भी विमान में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश रहती है, चाहे वह पहले से कितना भी उन्नत क्यों न हो। खासकर जब निकट प्रतिद्वंद्वी लगातार उसके और भी निकट होते जा रहे हों। नतीजतन यह लड़ाकू विमान एक खुले आर्किटेक्चर के साथ आएगा जो इसे नए अपग्रेड को आसानी से और तेजी से अपनाने में सक्षम बनाता है। इन सभी को मिलाकर एक ऐसा विमान बनाया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत $8 अरब होगी और जिसकी अधिकतम गति मैक 6 होगी। 21वीं सदी का यह हाइपरसोनिक विमान इतिहास का सबसे तेज गति से चलने वाला विमान और संभवतः ईरान के लिए आकाश में सबसे बड़ा खतरा। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भले ही अजेय लगें, लेकिन इन्हें अपने लक्ष्यों पर विनाश करने से पहले ही रोकने के लिए एक तकनीक विकसित कर ली गई है। MIM-104 पैट्रियट एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देश करते हैं। रेथियन द्वारा निर्मित इस प्रणाली का नाम ANMPQ-53 नामक रडार घटक से लिया गया है, जिसे चरणबद्ध एरे ट्रैकिंग रडार के रूप में जाना जाता है, जो लक्ष्य या पैट्रियट पर अवरोधन करता है। 1984 से पैट्रियट प्रणाली ने अमेरिकी सेना की वायु रक्षा के लिए नाइकी हरक्यूलिस और MIM-23 हॉक प्रणालियों का स्थान लिया। इन भूमिकाओं के अलावा पैट्रियट अमेरिकी सेना की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली में भी एक भूमिका निभाता है और इसके कम से कम 2026 तक सेवा में बने रहने की उम्मीद है। इसमें एक उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइल और उच्च प्रदर्शन रडार प्रणाली का उपयोग किया गया है। इसे हंट्सविले, अल्बामा स्थित रेडस्टोन आर्सेनल में विकसित किया गया था, जो सेफगार्ड ABM प्रणाली के लिए जाना जाता है। पैट्रियट, जिसका प्रतीक एक मिनटमैन चित्र है, का व्यापक रूप से निर्यात किया गया है। यह घातक स्वायत्तता का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकी रक्षा विभाग प्रणालियों में से एक थी। 2003 के इराक युद्ध में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इसने यमन संघर्ष में हूथी मिसाइल हमलों से भी बचाव किया और 2014 में इजरायली वायु रक्षा कमान के साथ सेवा में तैनात दुश्मन के विमानों को पहली बार मार गिराया, जिसमें मानव रहित विमान और सीरियाई वायुसेना का सुखोई Su-24 भी शामिल था। पैट्रियट से पहले रेथियन ने FABMDS, AADS-70 और SAMD जैसे विभिन्न सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल कार्यक्रमों पर काम किया था। 1975 में SAMD मिसाइल, जिसे बाद में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नाम दिया गया, ने एक ड्रोन MIM-104 को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। पैट्रियट में MPQ-53 रडार और ट्रैक थ्रू मिसाइल गाइडेंस जैसी नई तकनीकों को शामिल किया गया था।
उन्होंने 1976 में पैट्रियट प्रणाली का विकास शुरू किया और 1984 में यह चालू हो गई। शुरुआत में इसका इस्तेमाल विमान रोधी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1988 में इसे एक उन्नत PAC-1 प्रणाली मिली, जिसने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध कुछ क्षमताएं जोड़ी। नवीनतम अपग्रेड PAC-3 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को विशेष रूप से निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए एक व्यापक पुनर्रचना है। मिसाइलों को पुनः लॉन्च करने के लिए वे एक विशेष ट्रक का उपयोग करते हैं जिसे गाइडेड मिसाइल ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, जिसमें सामान्य ट्रकों की तुलना में एक बड़ी क्रेन होती है। यह क्रेन, जिसे स्कॉर्पियन टॉल भी कहा जाता है, ट्रक के वजन से दोगुनी होने के कारण लॉन्चरों से पुरानी मिसाइल के डिब्बे निकालने और नए लगाने में मदद करती है। मानक आकार की क्रेन वाले नियमित ट्रकों को बड़े मरम्मत पुर्जों का परिवहन करने वाला वाहन कहा जाता है। पैट्रियट के रडार के एंटीना एरे में 5000 से ज्यादा तत्व हैं, जो तेज बीम समायोजन की अनुमति देते हैं। इसमें एक IFF इंट्रोगेटर, TVM एरे और हस्तक्षेप कम करने के लिए एक साइडलाइन कैंसलर भी शामिल है। पैट्रियट का रडार अनोखा है क्योंकि ये एक ही यूनिट में पता लगाने, पहचानने, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट तीनों काम करता है, जबकि दूसरे रडार इन कामों के लिए कई रडार इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेंज में एक केंद्रित और लचीली बीम है जो इसे बैलिस्टिक मिसाइल या किसी गुप्त विमान जैसे छोटे और तेज लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। इसकी शक्ति और चपलता इसे जवाबी हमलों के प्रति लचीला बनाती है। इसके अलावा पैट्रियट जैमिंग के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए आवृत्तियों को तेजी से बदल सकता है। पैट्रियट प्रणाली के रडार को उन्नत करने और एक नया डिजिटल प्रोसेसर तथा एक अधिक उन्नत AN/MPQ-65A सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार लगाने की योजना है। यह रडार गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित है और इसका आकार बड़ा है तथा इसकी रेंज भी बेहतर है। इस हथियार का रखरखाव कम खर्चीला है और इसमें बेहतर कवरेज के लिए एक छोटा रियर पैनल एरे शामिल है। ज्ञानासा रडार कई छोटे ट्रांसमीटरों का उपयोग करता है, जिससे बेहतर लचीलापन और परिचालन क्षमता मिलती है। अक्टूबर 2017 में सेना ने नए पैट्रियट सिस्टम के रडार के रूप में रेथियन के निचले स्तर के वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली रडार को चुना। पुराने रडार, जो मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए आकाश के केवल एक हिस्से पर नजर रख सकते थे, के विपरीत LTA-MDS कम उड़ान वाले ड्रोन और गतिशील क्रूज मिसाइलों का पता लगाने के लिए 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। इस डिजाइन में एक बड़ा केंद्रीय एरे शामिल है जो अधिक ऊंचाई से आने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है और दो छोटे साइड एरे हैं जो धीमी गति से आने वाले खतरों का पता लगाने की क्षमता बढ़ाते हैं, जो मीलों दूर से ही दिखाई देते हैं। रेथियन को पहले 6 रडार विकसित करने के लिए $383 मिलियन का अनुबंध मिला था, जिनके 2022 में चालू होने की उम्मीद थी। पैट्रियट में पाए जाने वाले पुर्जों के महत्व की बात करें तो रक्षा प्रणाली में हथियार नियंत्रण कंप्यूटर पैट्रियट प्रणाली में एक प्राथमिक कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। यह ऑपरेटर इंटरफेस को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, मिसाइल अवरोधन एल्गोरिदम की गणना करता है और बुनियादी दोषों के लिए निदान भी प्रदान करता है। यह 6 मेगाहर्ट्ज की अधिकतम क्लॉक दर के साथ एक मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन में संचालित होता है। हालांकि आधुनिक पर्सनल कंप्यूटरों की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अपेक्षाकृत सीमित है, फिर भी पैट्रियट के पूरे सेवा काल में हथियार नियंत्रण कंप्यूटर में कई अपग्रेड हुए हैं और इसका नवीनतम संस्करण 2013 में तैनात किया गया था। नवीनतम संस्करण में प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस प्रणाली में एक मॉड्यूलर मिड कोर्स पैकेज और एक टर्मिनल गाइडेंस सेक्शन शामिल है जिसमें TVM सीकर स्थित है, जिसमें एक एंटीना, इनर्शियल प्लेटफॉर्म, एंटीना कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर शामिल है। मॉड्यूलर मिड कोर्स पैकेज वॉरहेड सेक्शन के आगे के हिस्से में स्थित है और इसमें नेविगेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक मिसाइल जनित कंप्यूटर शामिल है। गाइडेंस सेक्शन के ठीक बाद वॉरहेड सेक्शन स्थित है। इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वॉरहेड, सुरक्षा और आर्मिंग डिवाइस, फ्यूजिंग सर्किट और एंटेना, लिंक एंटेना, स्विचिंग सर्किट, सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनर्शियल सेंसर असेंबली और सिग्नल डेटा कन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण घटक स्थित हैं। प्रणोदन खंड वह हिस्सा है जिसमें रॉकेट मोटर, बाहरी ताप कवच और 2 बाहरी नलिकाएं शामिल होती हैं। रॉकेट मोटर में केस, नोजल असेंबली, प्रणोदक, लाइनर और इंसुलेशन, पायरोजेन इग्नाइटर और एक प्रणोदन आर्मिंग और फायरिंग यूनिट शामिल होती है। मोटर का आवरण मिसाइल एयर फ्रेम का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व है और इसमें केस बॉन्डेड ठोस रॉकेट प्रणोदक होता है। अंतिम भाग नियंत्रण प्रवर्तक खंड है जो मिसाइल के पिछले सिरे पर स्थित होता है। यह खंड मिसाइल के ऑटो पायलट से आदेश प्राप्त करता है। यह उन पंखों की स्थिति के लिए भी जिम्मेदार होता है जो उड़ान के दौरान मिसाइल को दिशा देने और स्थिर रखने में मदद करते हैं। फिन सर्वो सिस्टम
जो कंट्रोल एक्ट्यूएटर सिस्टम का एक हिस्सा है, में हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर, वॉल्व और एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर सप्लाई शामिल है, जिसमें एक बैटरी, मोटर पंप, तेल भंडार, गैस प्रेशर बॉटल और एक एक्यूमुलेटर शामिल है। ये घटक और मानकीकृत डिजाइन कई परिस्थितियों में मिसाइल की प्रभावी कार्यक्षमता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ईरान और अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या डार्क स्टार वाकई अजेय है? देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। वहां मिलते हैं।